बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड को कवर करेंगे और ये वीडियो एनएमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। अल्काइल हैलाइड बेसिकली क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड हम कहते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन के। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर किसी भी हैलाइड को मतलब कि हैलोजन को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। अल्काइल हैलाइड की क्लासिफाई हम करते हैं तीन तरीके से। एक होता है हमारे पास प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, थर्ड वन होता है टर्शियरी। अब बेसिकली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है उस अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। किस तरीके से? अल्फा कार्बन क्या, जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एक्स, इसके साथ जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो ये वाला है और इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अब हमने काउंट करना है कि इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अल्फा कार्बन के पास CH2 की फॉर्म में होगा। सेकेंडरी को अगर हम देखेंगे तो सेकेंडरी पे हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ एक मौजूद होगा और इसलिए हमारे पास जो अल्फा कार्बन होगा वो CH की फॉर्म में होगा। जो हमारे पास टर्शियरी होता है बेटा याद रखिएगा, टर्शियरी में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है कार्बन के साथ उसके पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। याद रखिएगा कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। जिस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये अल्फा कार्बन मौजूद है और इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। आइए की पॉइंट को देखते हैं। अल्फा कार्बन, दैट कार्बन विच अटैच विथ डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं। कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड की काफी टाइप्स आ जाती हैं तो हम उनको देखते हैं। हमारे पास एक टाइप्स आ जाती है जिसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है? हैव अ हैलोजन एटम बॉन्डेड टू अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर हमारे पास कोई भी हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिस पर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है? हैव अ हैलोजन एटम बॉन्डेड अ बेंजीन रिंग। अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि एक हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्ट। याद रखिएगा मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग के साथ मौजूद होगा, अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे अराइल हैलाइड। व्हेन बेंजीन रिंग अटैच विथ हैलाइड दिस इज नोन एज अ अराइल हैलाइड। जब हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच होगा किसके साथ? हैलाइड के साथ, उसको हम कहेंगे विनाइल हैलाइड। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हैलाइड। हैव X बॉन्डेड टू द कार्बन एटम एडजेसेंट टू अ कार्बन डबल बाउंडेड एटम। अब क्या है कि हमारे पास एक चेन है कार्बन की, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी कार्बन का मौजूद है लेकिन कार्बन का जो डबल बॉन्ड वाला जो एटम है उस पर हैलोजन अटैच नहीं है बल्कि उसके साथ वाले के साथ अटैच हो तो उसको कहते हैं एलिसाइक्लिक हैलाइड। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से। बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड में क्या होता है? हैव X बॉन्डेड टू द कार्बन एटम एडजेसेंट टू अ बेंजीन रिंग। अब हमने कहा था अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा उसको हम अराइल हैलाइड कहेंगे, लेकिन बेंजीन रिंग अटैच है, फिर हमारे पास कोई मिथाइल अटैच है और उस मिथाइल के साथ अगर हैलाइड मौजूद होगा, हैलोजन मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। अभी हम देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होंगे। हमने बात की थी विनाइल हैलाइड की। विनाइल हैलाइड में हमने क्या कहा था? जो हैलोजन होगा वो कार्बन के साथ अटैच, जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसमें डबल बॉन्डेड मौजूद होंगे। ये देखें आप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये हैलोजन अटैच है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? विनाइल हैलाइड। उसके बाद हमने कहा था अराइल हैलाइड। ऐसा अराइल हैलाइड कहते हैं जिसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग जो हैलोजन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। ये हमारे पास हैलोजन है, ये हमारे पास अराइल हैलाइड है तो इसी वजह से हमने कहा कि ये डायरेक्ट अटैच है तो इसलिए अराइल हैलाइड कह दिया। फिर हमने कहा था आपको एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड में हमने कहा कि जो हैलोजन है उस कार्बन के साथ अटैच हो जिसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होगा तो उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक हैलाइड। एक और हमने कैटेगरी बनाई थी बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में बेटा क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग, फिर उसके साथ ये मिथाइल, ये हमें मालूम है ये क्या है? मिथाइल है और इस मिथाइल के साथ क्या है? हैलोजन। अब हैलोजन जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये इनडायरेक्ट अटैच है तो इसलिए हमने कहा इसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइल हैलाइड। तो याद रखिएगा जो हमारे पास विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड जो होता है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हमारे पास एलिसाइक्लिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड के पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा वो कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है सिंगल बाउंडेड है
यहाँ पर कार्बन, ये जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो भी क्या है, सिंगल बाउंडेड है। इसी वजह से हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ये भी हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जी, तो आपकी बुक में जो क्लासिफाई किया गया, टाइप्स बनाई गई है, वो इस तरीके से बनाई गई है, मोनो हेलो अल्केन। मतलब ऐसा मोनो हेलो अल्केन, मतलब जिसके अंदर एक हेलोजन मौजूद हो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। फॉर सपोज ये हमारे पास लॉन्ग चेन है कार्बन की और इसके साथ एक हेलोजन अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं डाई हेलो अल्केन। अब ये जो डाई हेलो अल्केन होता है इसके अंदर फिर हम जो है दो कैटेगरीज बना देते हैं। एक को हम कहते हैं विसिनल, दूसरे को हम कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। डाइहेलाइड, इसको भी हम कहते हैं डाइहेलाइड। अब विसिनल में क्या होता है, विसिनल में हमारे पास फॉर सपोज ये कार्बन है और ये कार्बन, विसिनल विसिनस से निकला है। विसिनस का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं हम साथ वाले को। फॉर सपोज ये दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन पर हैलोजन अटैच होगा तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। और जिमिनल, जिमिनस से निकला है और उसका मतलब होता है ट्विंस। मतलब क्या हुआ कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन अटैच होंगे तो उसको हम कहते हैं जिमिनल डाइहेलाइड। तो ये याद रखिएगा, जिमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, इनके बेसिक फार्मूलाज वो आपको दे सकता है और इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास होती है बेटा ट्राई हेलो अल्केन, ट्राइहेलाइड भी आप लोग कह सकते हैं। ट्राई हेलो अल्केन मतलब क्या हुआ, हमारे पास हैलोजन कितने अटैच होने चाहिए, तीन अटैच होने चाहिए। तो ये तीन अटैच हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन होती है टेट्रा हेलो अल्केन। अब ये जो टेट्रा हेलो अल्केन होता है बेटा, इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास चार हैलोजन अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे टेट्रा हेलो अल्केन। क्या कहेंगे बेटा, शाबाश, टेट्रा हेलो अल्केन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बेसिकली हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो जल्दी रिएक्ट करेगा, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। दो फैक्टर है, पहला फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड पोलरिटी, दूसरे को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। देखें, एक है बॉन्ड पोलरिटी, दूसरा है बॉन्ड एनर्जी। आइए देखते हैं। पहले हम देखने जा रहे हैं बॉन्ड पोलरिटी को। बेटा याद रखिएगा, बॉन्ड पोलरिटी जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, रिएक्टिविटी के साथ। जो ही बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीज होगी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और याद रखिएगा ये जो बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं रिएक्टिविटी के साथ, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है पोलरिटी के साथ और रिएक्टिविटी के साथ। अब आपको मालूम है कि ये हमारे पास ब्रोमीन है और ये हमारे पास कार्बन, इनके दरमियान पोलरिटी क्रिएट होगी, ये पार्शियली पॉजिटिव ये पार्शियली नेगेटिव। तो अब ये जो चीज क्रिएट हो रही है इसको हम कहेंगे बॉन्ड पोलरिटी, और जिसके अंदर ज्यादा बॉन्ड पोलरिटी होगी उसके अंदर ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अगर हम देखें फ्लोरीन के अंदर 4.0 जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लोरीन के अंदर 3.0, ब्रोमीन के अंदर 2.8, आयोडीन के अंदर 2.5। अब एक बात याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, जिस एटम के साथ अटैच है कौन बेटा, अल्काइल, उसी एटम के साथ हम कार्बन से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। अगर हमारे पास ब्रोमीन अटैच है तो हम क्या देखेंगे, 2.8 में से माइनस करेंगे 2.3 को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो आएगा 0.3 का। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसी में बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होगी। तो आप क्या कहेंगे कि फ्लोरीन से जब आप माइनस करेंगे 4.0 को में से माइनस करेंगे 2.5 को, तो आपके पास जवाब आएगा 1.5, और 1.5 जो है तमाम में से जवाब ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होगी, तो इसी वजह से बॉन्ड पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से जो है उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए हमने एक ऑर्डर बना दिया कि जो हमारे पास फ्लोरो अल्केन होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जो क्लोरो अल्केन होगा उसकी कम होगी फ्लोरो अल्केन से। फिर हमारे पास ब्रोमो अल्केन जो होगा उसकी क्लोरो से कम होगी। इसी तरीके से आयोडो अल्केन जो होगा वो उसकी ब्रोमो से कम होगी।
फिर एक और हमारे पास फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। देखें, बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है रिएक्टिविटी के साथ। अब हमें एक बात ये समझनी है कि बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स क्यों रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ। देखें, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना उतना ही जो है एटम जो है बॉन्ड मुश्किल से तोड़ेगा और उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा, और जो मुश्किल से बॉन्ड तोड़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा, जो हमारे पास आयोडो अल्केन होता है उसका जो बॉन्ड होता है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है। जल्दी से ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, जल्दी जो है ज्यादा शो होगी। तो इसलिए हमने ऑर्डर बना दिया कि आयोडो अल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ब्रोमो की जो है वो कम है, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। फ्लोरो की मतलब सबसे कम जो है रिएक्टिविटी है। एक बात याद रखिएगा कि हमने कहा, एक हमने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बना दिया, एक हमने बनाया है बॉन्ड पोलरिटी का। अब ये दोनों एक दूसरे से रिवर्स हैं। मतलब उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो फ्लोरो अल्केन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो आयोडो अल्केन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो बेटा देखें, प्रैक्टिकली जो चीज है, प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि बॉन्ड एनर्जी जो है वही अफेक्ट करती है ज्यादा रिएक्टिविटी पर। लेकिन ये थ्योरेटिकल तो सही है बॉन्ड पोलरिटी, लेकिन लेकिन याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो है बॉन्ड एनर्जी ही फैक्टर है ऐसा जो रिएक्टिविटी पर असरअंदाज होती है। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा उसी की रिएक्टिविटी कम, और बॉन्ड एनर्जी जिसकी बिल्कुल कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसलिए हमने ऑर्डर बनाया। और अगर आपसे एमसीक्यूज आ जाए, ओवरऑल एमसीक्यूज आ जाए और लिखा ना हो कि बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड पोलरिटी का, तो आपने किसको क्लिक करना है, किसको टिक करना है, आपने आयोडो अल्केन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बतानी है। अगर वो बता दे अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलरिटी, फिर आपने इस ऑर्डर को जो है कहना है। अगर वो कह दे बॉन्ड एनर्जी, फिर आपने ये वाला इस पर जो है टिक करना है। लेकिन ओवरऑल जो है वो हमारे पास क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी का ही फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, इसीलिए हम बॉन्ड एनर्जी को ही फॉलो करेंगे। और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी शो करवाएगा वो कौन करवाएगा, आयोडो अल्केन करवाएगा। की पॉइंट देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली बॉन्ड एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर नॉट द बॉन्ड पोलरिटी। तो हमने देखा कि जो ऑर्डर होगा वो को किसको एप्लीकेबल कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी को, ना कि किसको बेटा, बॉन्ड, ना कि बॉन्ड पोलरिटी को। अब न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड का मजमुआ है। एक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, फाइल कहते हैं हम लविंग को, लविंग को मतलब कि न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाला। न्यूक्लियोफाइल वो एजेंट है जो क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा और जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, स्पेशली विथ लोन पेयर, जो किसके साथ हो, लोन पेयर हो जिसके पास फुली और स्लाइटली नेगेटिव, वो मुकम्मल तौर पर या स्लाइटली तौर पर जो है वो नेगेटिव हो। वीक न्यूक्लियोफाइल डज नॉट कंटेन नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास जो है नेगेटिव चार्ज नहीं होता। एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं वाटर की, और ये जो रखिएगा जो वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन सा करेगा, SN1 करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें कौन सा रिएक्शन वो फॉलो करेगा, वो करेगा SN2 को। और ऊपर हमने देखा कौन सा रिएक्शन हो रहा था, SN1 हो रहा था। तो SN1 जो है वीक न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फॉलो करेगा, SN2 को। ड्यू टू हेटेरोलाइसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म न्यू बॉन्ड। क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन और हेलोजन दोनों के दोनों हेटेरो एटम है, और इनकी जब लाइसिस होगी, इनकी जब ब्रेकडाउन होगी, तो नए एटम्स बनेंगे। क्या होंगे बेटा, नए एटम्स बनेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होता है, उनकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा, जितने भी एनाइन होते हैं, एनाइन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जिस तरह मिसाल ले लें क्लोरीन आयन की, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और अ कंपाउंड विथ लोन पेयर, या फिर जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। पीछे भी हमने बात की थी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज अमोनिया, अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया के पास नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर है। इसी तरीके से सल्फर अगर सेंट्रल एटम है और उसके पास लोन पेयर है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है। और ये हम देख रहे हैं कि ईथर की मिसाल हमने दे दी है, तो ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, याद रखना, जो दो जगह से अटैक कर सके। फॉर सपोज हमारे पास थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट में क्या है, सल्फर भी है
और साइनाइड भी है। अब सल्फर के साथ साथ सल्फर भी अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और नाइट्रोजन भी जो है अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब जो लेविस बेसिस होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आमतौर पर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? वाटर न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल, अल्को ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल, कार्बो ऑक्सिलेट आइन न्यूक्लियोफाइल। आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल में दे दे कार्बो ऑक्सिलेट आइन, लेविस बेसिस और अमोनिया, और ऑप्शन डी देता है ऑल ऑफ दीज। तो आप जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज को राइट करेंगे। उसके बाद सल्फर में देख लेते हैं। सल्फर में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, थायोल्स होते हैं, थायोलेट आइन एनाइंस होते हैं हैविंग। अच्छा जी, नाइट्रोजन में हमारे पास अमोनिया, एजाइड, अमाइन, नाइट्राइल और हाइड्रोक्सिल अमाइन की बात कर ली। दोबारा से एनाइन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो कहलाएंगे जो दो जगह से अटैक कर सकें। लेवल बेसिस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, याद रखिएगा जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा बेटा उसको हम क्या कहते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मुराद क्या है? फॉर सपोज हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर आपने देखा डबल बॉन्ड, और आपको मालूम है जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो जब भी पाई बॉन्ड आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को भी हम क्या कहेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। या हम क्या करें कि हमारे पास हमने अल्कीन बना दिया है, और अल्कीन के पास भी हमारे पास जो है, अल्कीन भी किस तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग है। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इंक्लूड्स केटाइन, जितने भी केटाइंस होते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनर केटाइन हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट सॉरी। तो याद रखिएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग जो है उनको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं हम। जितने भी केटाइन है मतलब के पॉजिटिव आयन वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन बात कही जा रही है कि इंक्लूड केटाइंस एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स डोनर केटाइन हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट। फॉर सपोज हमारे पास क्या है, ये सोडियम है। इस सोडियम ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसके पास कौन सा आयन आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप इसका ऑक्टेट देखेंगे तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है 10 इलेक्ट्रॉन। 2 फर्स्ट शेल में, 8 सेकंड शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में मुकम्मल हो गया। इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है। इसकी वजह से अब जो ये है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। याद रखिएगा ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, और ये हमारे पास एमसीक्यूज की सूरत में सवाल आ सकता है। पोलराइज्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज HCl। HCl देखें, ओवरऑल देखोगे आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन अंदर से देखेंगे आप तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये पोलराइज्ड है लेकिन न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड में क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, और कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होने की वजह से क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, फॉर सपोज अल्डिहाइड बात कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। केमिकल स्पीशीज दैट डू नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, जो किसको सेटिस्फाई ना कर सके, जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मिसाल ले लेते हैं, ये हमने बनाया किसको, कार्बीन्स को। कार्बीन्स जो होते हैं कैसे होते हैं कि हमारे पास एक कार्बन, ये रेडिकल लगा हुआ है 1, ये हमारे पास रेडिकल 2, इसके पास लोन पेयर मौजूद है। सॉरी, लोन पेयर मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद है जिन्होंने जो है बॉन्ड नहीं बनाया और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या कहलाएगा बेटा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम कंप्लीटली पॉजिटिव आर पार्शियली नेगेटिव। मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम कंप्लीटली पॉजिटिव आर पार्शियली पॉजिटिव, या तो कंप्लीटली तौर पर क्या हो, मतलब कि उसका सेंट्रल एटम पॉजिटिव होगा या पार्शियली पॉजिटिव होगा, उन मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मिसाल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आप क्या देखेंगे, कार्बन जो है पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसने इसके साथ क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी क्या बनाया बेटा, डबल बॉन्ड बनाया। आप देखेंगे कि ये जो ओवरऑल है, ये ओवरऑल जो है न्यूट्रल होगा, पोलरिटी नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या किया कि इसकी पोलरिटी नहीं होगी, लेकिन इस पे पॉजिटिव पार्शियली चार्ज आया, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल।
यहाँ पर सल्फर देखेंगे सेंट्रल एटम है, पार्शियली पॉजिटिव है, इसलिए भी ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। फॉस्फोरस पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज होती है, टर्म होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या, बेसिकली CTSCITY जिस वर्ड के आखिर में आ जाता है तो हम बोलते हैं ये एबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, ये स्ट्रेंथ होती है। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। मतलब कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है उसके पास कितनी ताकत है न्यूक्लियोफिलिक होने की, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अल्काइल हैलाइड में जनरली रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, केमिकल रिएक्शन देखें। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं अल्काइल हैलाइड में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ऑर्गन हैलाइड रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास SN1 आ जाता है, SN2 आ जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास E1 आ जाता है और E2 आ जाता है। ऑर्गन हैलाइड में हमारे पास रिग्नॉट रिएजेंट और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड आ जाता है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं SN2 रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं SN1 रिएक्शन, याद रखिएगा, SN2 एंड SN1। अब 2 और 1 क्या जाहिर करता है, ये जो 2 होता है ये मॉलिक्यूलरिटी शो करता है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या, कि जब रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कहेंगे SN2 रिएक्शन, जब एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 को क्या होता है कि 2 और 1 शो कर रहा होता है मॉलिक्यूलरिटी, और वो क्या करते हैं कि वो स्टेप डिफाइन कर देते हैं। तो याद रख लें, यहाँ यहीं से आज से याद रख लें कि 2 जो शो करेगा वो किस चीज को शो कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी को। अगर 2 है तो मतलब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। ये SN2 रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर जो है एक ही स्टेप पर कंसिस्ट होता है। मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। नो इंटरमीडिएट स्टेट, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती। इनके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं। इनका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है RX हम बोलेंगे यहाँ पर, ये किस चीज को बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे सबस्ट्रेट को, याद रखिएगा, सबस्ट्रेट को। और न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे हमारा क्या रेट डिपेंड कर रहा है, किसका बेटा, SN2 रिएक्शन का। याद रखिएगा, SN1 की बात नहीं हो रही, SN2 रिएक्शन की बात हो रही है कि SN2 का जो रिएक्शन होता है उसका रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर लिखा हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर कायरल कार्बन। अब जो इनकी इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन जो होती है वो 100% होती है, याद रखिएगा। इनकी जो इन्वर्जन होती है वो 100% होती है और कायरल कार्बन के लिए। अब ये समझते हैं कि इन्वर्जन का मतलब क्या है और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। पहले हम जनरली ये हमने पॉइंट्स देख लिए सारे के सारे, अब इनको डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। हमारे पास ये फॉर सपोज हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है। क्या होगा कि एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल आएगा जो इससे ज्यादा ताकत रखता होगा, वो क्या करेगा, वो इसको कहेगा कार्बन को कि मेरे साथ आप बॉन्ड बना लो। अब क्या होगा, ये OH बॉन्ड नहीं बना सकता डायरेक्ट ब्रोमीन होने की वजह से। अब क्या होगा, ये कार्बन पहले क्या करेगा कि अपनी हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट करेगा। इसकी इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, इस कार्बन की इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कार्बन क्या करेगा कि अपनी हाइब्रिडाइजेशन को कन्वर्ट करेगा sp2 के अंदर। याद रखिएगा, sp2 के अंदर, यहां पर मैंने दिखाया भी है कि sp3 से क्या होगा, sp2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये हमारे पास फॉर सपोज अगर ये एटम्स बने हुए हैं और इनके दरमियान अगर एंगल है 109.5 डिग्री और ये टेट्राहेड्रल फैशन में अटैच है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जब ये sp2 में होगा तो क्या होगा कि इनके दरमियान एंगल होगा 120 डिग्री का, मतलब कि स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से ये OH क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा और ब्रोमीन सेपरेट होना, लीव होना यहां से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक ही वक्त में ब्रोमीन लीव भी कर रहा होगा, एक ही वक्त में OH जो है इस पे अटैक भी कर रहा होगा। सिमल्टेनियसली जो है दोनों के दोनों, ब्रोमीन लीव कर रहा है और OH जो है अटैक कर रहा है, मतलब दोनों एक ही वक्त पे हो रहे हैं। और इस स्टेट को हम कहते हैं, ये स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत से छोटे से टाइम के लिए होती है और इस वक्त जो एटम्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं।
वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। और इसका अगर मैं टाइम बताऊं तो आप यूं समझें कि 1 नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है इस ट्रांजिशन स्टेट में बनने में और खत्म होने के लिए। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाती है और ये जो हमारे पास जो अल्काइल होता है वो OH के साथ मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये जो ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहां से सेपरेट आउट हो जाता है, लीव हो जाता है। एक चीज यहां पर याद रखिएगा जो हाइब्रिडाइजेशन से सवाल आ सकता है कि बिफोर ट्रांजिशन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड की। तो आप कहेंगे sp3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है तो आप कहेंगे sp2। और फिर जो है ट्रांजिशन स्टेट खत्म होने के बाद दोबारा जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, वो भी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का हमने एक चार्ट बना दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देन sp2 एंड देन sp3। अब आपने देखा कि मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास OH जो होगा वो किस सूरत में, वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा ये अल्काइल हैलाइड, मतलब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है एक ही वक्त में। इसको हम कहेंगे ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी, न्यूक्लियोफाइल की यहां से कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से इसका रेट बढ़ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका रेट बढ़ जाएगा, याद रखिएगा रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट SN2 रिएक्शन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN2 पे अफेक्ट करते हैं। एक और चीज मैं यहां पर बताता चलूं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर 100% फॉर कायरल कार्बन। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखें आपने क्या देखा कि ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, फॉर सपोज ये वाला लगा लें या ये वाला लगा लें, ये हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है ये क्लोरीन जो है राइट साइड पे लगा हुआ है, ये वाला क्लोरीन राइट साइड पर है, बाकी जो एटम्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक चीज याद रखिएगा, जब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद रिएक्शन कंप्लीट जैसे ही हुआ तो क्या आपने देखा कि जो हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो अटैच था वो अब अटैच नहीं है, बल्कि राइट साइड पे अब जो दूसरे एटम्स थे वो आ चुके हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। मतलब जो मतलब एटम्स पहले जिस पोजीशन पे थे वो उसके उल्ट हो चुके हैं, मतलब एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो बिल्कुल उल्ट हो चुकी है और वो 100% हो चुकी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 100% फॉर कायरल कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो अरेंजमेंट होगी आफ्टर द रिएक्शन, वो रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, याद रखिएगा, रिवर्स हो जाती है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, बोलता है कि चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन cause inversion of configuration at a stereo center। अब स्टीरिक इफेक्ट की वजह से ही इसकी जो इन्वर्जन होती है, जो इसकी अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो उलट जाती है। किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। ये एमसीक्यूज आ सकता है, वो काज पूछ ले आपसे कि किस सबब की वजह से जो है इन्वर्जन होती है, तो याद रखिएगा आप कहेंगे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। सेकेंड फैक्टर जो है उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, देखिए आसान से लफ्जों में, बड़े सादा से लफ्जों में मैं आपको समझाऊं। इसको मैं इस तरीके से कहूंगा, रुकावट। स्टेरिक हिंड्रेंस को हम कहेंगे रुकावट। क्या मतलब रुकावट का, देखें फॉर सपोज हमारे पास ये जिस तरीके से हमने बनाया कि नॉर्मल ब्रोमाइड में क्या होगा नॉर्मल ब्रोमाइड में ये हमारे पास कार्बन है और इस कार्बन के पास ये ब्रोमीन लगा हुआ है, यहां पर लगा होगा हाइड्रोजन, फिर दोबारा दूसरा कार्बन लग सकता है और ये होगा हाइड्रोजन। अब कोई न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको क्या कर सकता है बेटा, अटैक कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर यहां पर भी CH3 आ जाए और यहां पर भी CH3 आ जाए, तो क्या होगी, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इस पर मुश्किल लगेगा। इसको जो है अब आसानी से जो है ये अटैक नहीं कर सकेगा। अब रुकावट आ जाएगी क्योंकि कार्बन भी आ चुका है, इस कार्बन के दूसरे जो है हाइड्रोजन भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि रुकावट होने की वजह से हमने एक रेट भी बना दिया है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो जल्दी से किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, नॉर्मल ब्रोमीन के साथ, मतलब कि नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के साथ, आइसो अल्काइल हैलाइड के साथ उससे
थोड़ा कम, देन उससे थोड़ा कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे जो कम होता है वो अल्काइल हैलाइड किस में होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर होगा। ये हमने बात की है स्टेरिक हिंड्रेंस की, याद रखिएगा किस चीज की बात की हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस की, कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो क्या होता है, रुकावट होता है, और किस तरीके से जो होता है हमारे पास नॉर्मल ब्रोमाइड की भी बात की है, आइसो की भी बात की है, सेकेंडरी की भी, और हमने बात कर ली किसकी, टर्शरी की भी। तो इसका ऑर्डर याद रखिएगा, नॉर्मल ब्रोमाइड में सबसे ज्यादा रेट होगा बनिस्बत आइसो, बनिस्बत सेकेंडरी, बनिस्बत टर्शरी। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरीके से असरअंदाज होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन एन एनालॉगस न्यूट्रल स्पीशी। हमने पीछे भी बात की थी कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो वीक होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो OH होगा वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, उसका रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, नेगेटिव एटम का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एज कंपेयर टू बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द प्रोडक्ट टेबल। जो हमारा प्रोडक्ट टेबल होता है लेफ्ट टू राइट जो होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी वो जो होती है बढ़ जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन द प्रोडक्ट टेबल, जैसे ही आप जो है डाउन द प्रोडक्ट टेबल जाएंगे तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। अब हमारे पास होते हैं कुछ सॉल्वेंट, याद रखिएगा सॉल्वेंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट मीन पोलर, एक होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर। प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं, मतलब कि प्रोटॉन डोनर, याद रखिएगा प्रोटिक मतलब प्रोटॉन डोनर, ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2, प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज करेगा SN2 के रिएक्शन को, ये सीधा सीधा MCQs आ सकता है, याद रखिएगा। OH NH ग्रुप ये हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट की मिसाल आ जाते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ SN2, याद रखिएगा एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो इंक्रीज करता है किसको बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को। ये सीधे सीधे MCQs हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट का भी काफी बार आया है, एप्रोटिक का भी आया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। SN2 से आखिरी बात कर लेते हैं कि SN2 कौन से जो है हमारे पास अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहली बात प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्शन शो करवाएंगे, कौन सा, SN2। सेकेंडरी भी शो करवाएंगे लेकिन कुछ कम करवाएंगे, ठीक है, टर्शरी नहीं करवाएंगे, याद रखिएगा टर्शरी जो है वो नहीं करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। हमने लिख दिया है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसमें स्टेप कितने होंगे, 2। MCQs है भाई, याद कर लो सीधा सीधा। फर्स्ट स्टेप इज स्लो वन, पहला स्टेप जो होगा वो स्लो होगा, एंड सेकंड वन इज फास्ट, और दूसरा स्टेप जो होगा वो बिल्कुल फास्ट होगा। इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, MCQs। इट इज फेवर्ड प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, अभी भी बात की थी, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बेटा, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और ऐसे सॉल्वेंट जो होंगे किसको फेवर देते हैं, SN1 को। याद रखना हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है वो डिक्रीज कर देता है किसके रेट को, SN2 के रेट को, ये बात याद रखनी है। मोस्टली टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन, कौन देगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा। सेकेंडरी भी देगा, याद रखिएगा सेकेंडरी भी देगा, लेकिन हमने पीछे पढ़ा प्राइमरी क्या देता है, SN2 देता है, शाबाश। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, इसको समझते हैं, डीप में भी समझते हैं। रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैं बात कर रहा हूं SN1 की, मैं SN2 की बात नहीं कर रहा हूं। SN1 की जो रेट होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे, याद रखना ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, क्या है ये, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, किसका रेट, SN1 का। हम SN2 की बात नहीं कर रहे, SN2 का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है दोनों पे, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी। तो जो ये सबस्ट्रेट का रेट, सबस्ट्रेट का जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी SN1 का बढ़ जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमसे कोई पूछ ले कि फॉर सपोज हम क्या करें कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया है, क्या असरात पड़ेंगे SN1 पे, तो हम कहेंगे SN1 जो होगा उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस देखते हैं, ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आयन बनेगा, मतलब कि कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन बनने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास कार्बोनियम आयन बन चुका है। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड था, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, कार्बोनियम आयन के अंदर, और ये हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा,
ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। अब मैं आपको समझाता हूं। जब हमने पीछे बात की थी कि फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप लगा हुआ है राइट साइड पे, मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास दूसरे एटम लगे हुए हैं। अगर हम इसको अपोज, जब हमारे पास रिएक्शन हो और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उलट जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। अब इसमें कहा जा रहा है कि 50% तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्वर्ट हो जाते हैं, उल्ट हो जाती है उनकी अरेंजमेंट, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 50% जो है जैसे बिफोर रिएक्शन थे वैसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं।